अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और मेरे साथ मिस्टर गवादर सर गुलजार अहमद साहब मौजूद हैं। और राना साहब की बड़ी मेहरबानी है कि हर हफ्ते हमारे शो में शिरकत करते हैं। राना साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, ये चूंकि अब हमारे पास सवालात भी आ रहे हैं और हमने हर दफा शो में सवालात के जवाब न दे सके बिकॉज वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं थी। तारिक महमूद साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले सवाल ये किया है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस सब्सिडी की आप बात कर रहे हैं जो कि लाहौर ट्रेन में दी गई है, आ, उस सब्सिडी का जो कसर है वो तो हमसे निकाली जाती है जब हमारे ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं। 10%, 10 गुना 20 गुना ज्यादा टैक्सेस हम पे इम्पोज कर दिए जाते हैं हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, हमारी सैलरीज के ऊपर। तो फिर हमें इससे क्या फायदा है? चलिए सर, बहुत शुक्रिया। ये गुड साइन है कि हमारे जो दर्शक हैं, सुनने वाले दोस्त हैं, हमें देखने वाले हैं, उन्होंने सवालात का सिलसिला शुरू किया है। जी। और सवालात से ही हमें अंदाजा ये होगा फ्यूचर में भी कि एक्चुअली लोग जानना क्या चाहते हैं। तो इट्स अ हेल्दी साइन, इसको हम इनकरेज करते हैं। जहां जी। तक हमारे दोस्त ने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन में जान है। लेकिन सर, एक चीज जहन में रखें, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मैं कनाडा में 18 साल से रहता हूँ। ये दुनिया की जो 5 हाईएस्ट पेइंग नेशंस हैं। मेरा सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स जो है घर का जिसमें हम रहते हैं, 25% इस साल इंक्रीज हो रहा है, 25% हम्म। में जो है वो तो टैक्सेशन का निज़ाम बहुत नरम है और टैक्सेशन जो है वो बहुत ही कम है अगर हम कंपैरेटिवली बात करें। हम्म। फिर पाकिस्तान में ये कि अच्छी बात ये कि गवर्नमेंट शुरू किया है और इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाना शुरू किए हैं, उसमें लोन्स भी शामिल हैं। जाहिर है कि गवर्नमेंट्स पे टैक्सेशन भी है। हम्म। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है, जो फार्मर है, ये एग्रीकल्चर से, क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री है पाकिस्तान, आज भी जरी मुल्क है। तो जरी शोबा और बिजनेस कम्युनिटी ये ना होने के बराबर टैक्सेस देते हैं। जो मेन टैक्सेस हैं पाकिस्तान में, आज भी वो गवर्नमेंट मुलाजमीन से लिया जाता है और सबसे ज्यादा टैक्स वही लोग पे करते हैं। वो भी शायद जबरदस्ती लिया जाता है क्योंकि आपको सैलरी मिलती ही टैक्स डिडक्शन के बाद है। तो बहरहाल, पाकिस्तान में जो टैक्सेस हैं वो अभी अगर हम मुआवजा करें तो वो इतने हाई नहीं है जितने हमारे दोस्त को महसूस हो रहा है। असल में पाकिस्तान में रह के दोस्त ये समझते हैं कि शायद बाहर सब कुछ ठीक है। हम्म। मुझसे जब इस तरह के सवालात लोग करते हैं तो मैं उनको तजर्बा, क्योंकि पाकिस्तान में भी 30-35 साल रहे हैं, अब कनाडा में भी 18 साल हो गए, दोनों दुनिया देख ली। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में आज भी जो टैक्सेशन है वो बहुत लो है अच्छा। और उस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। खास तौर पे जो जरी शोबे के लोग हैं और जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनसे टैक्स लेने का मौसर निज़ाम होना चाहिए। बट जो कॉमन मैन है, जाहिर है जो आम आदमी है जिसके लिए ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फॉरेन लाइन से बात शुरू हुई थी, तो उनके लिए जो टैक्सेशन है, ठीक है, उनको चूंकि रिलीफ मिल रहा है, उन पे टैक्स का जो बोझ है वो कम से कम होना चाहिए। इस हद तक मैं एग्री करता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे यहाँ आज भी 70% लोगों का NTN है ही नहीं। वो टैक्स तो देना या देना बात की बात है, लेकिन वो है ही नहीं। जबकि कनाडा जैसे कंट्री में जो शख्स 19 साल का हो जाता है, ये कंपलसरी है कि उसकी इनकम है या नहीं है, उसको टैक्स पे करना पड़ता है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसको आप किसी भी साल स्किप नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में तो अभी भी बहुत मौजें हैं, लोगों की लाइफ इस हवाले से बहुत ईजी है। बट फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इन चीज़ों में। और इस हद तक मैं एग्री करता हूँ कि कॉमन मैन पे जो है इसका बोझ कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि कॉमन मैन पे कम से कम होना चाहिए। और पाकिस्तान में चूंकि राना साहब, एक बात ये भी है ना कि हमारे पास जॉब्स की उतनी अपॉर्चुनिटीज अभी तक नहीं क्रिएट हो रही जिस तरह से कनाडा के अंदर इनफैक्ट है। इकोनॉमी जैसे बढ़ती है, बड़ी होना शुरू हो जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है तो जॉब्स बढ़ती हैं, तो ये फिर मसले हमें फील नहीं होते। लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी कम है, खुदा करे सी पैक में जिस तरह आपने फरमाया बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, वो अगर कामयाब हो जाता है और फिर उसके साथ ये जो सेकंड फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो मेरे ख्याल में ये मसाइल ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। राना साहब, जी इलेक्शन आ इंशाल्लाह। रहे हैं पाकिस्तान में
और तैयारी शुरू हो गई है। पहले तो ये शक था कि होंगे या नहीं होंगे, और बहुत सारी जी जी। कंस्पायरेटल थीरीज आ रही थी, अल्लाह अल्लाह करके वो खत्म हो गई हैं। तो अब इस मजे की बात यह है कि सीपेक वो सोने की चिड़िया है, या वो सोने का अंडा है, या वो मुर्गी है जो सोने के अंडे उतारेगी, जिसके मालिकान बहुत सारे हैं। यानी पीपल्स पार्टी कहती है ये मुर्गी हमारी है, हमने शुरुआत की थी, और मुस्लिम लीग नून का यही दावा है, पीटीआई का यही दावा है। इन दावों को आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन के बाद सीपैक का बनेगा क्या? ये मुर्गी किसकी तरफ जाएगी? देखिए सर, सी पैक वाकई एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसका क्रेडिट मुशर्रफ साहब भी अपने दौर में लेते रहे, याद होगा आपको। उसके बाद पीपल्स पार्टी आई, जरदारी साहब ने उसका पूरा क्रेडिट लिया। फिर नवाज लीग आई तो नवाज शरीफ साहब ने पूरा क्रेडिट लिया। लेकिन मुशर्रफ और साहब के वक्त पीटीआई, में तो शुरू हुआ था, इसमें तो कोई शक नहीं। इसकी आज जो प्लानिंग थी असल में, वो वही वक्त था। जी, जी। वो मैं क्रेडिट ही की बात कर रहा हूँ कि ये इससे बड़ा गुड साइन और क्या हो सकता है कि पिछली जो 4 हुकूमतें रही हैं हमारी, वो मिलिट्री से लेके और सिविल तक, सब इसका क्रेडिट लेते रहे हैं। क्योंकि सबको ये पता है कि पाकिस्तान की जो बैकबोन है इस वक्त, जो हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकती है, खड़ा कर सकती है, या पाकिस्तान में कोई मौशी इनकलाब ला सकता है, तो वो ये सी पैक ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल पूरे भी हो गए कामयाबी के साथ, उसका हम जश्न भी मना चुके हैं। और पाकिस्तान में बहुत कुछ आपको ग्राउंड पे नजर भी आता है, जिसका हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। अब चूंकि सेकंड मरला तैयार है, यस्टरडे भी हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की कि सी पैक का जो सेकंड मरला है, सेकंड फेज है, वो बिल्कुल रेडी है। और जो ही इलेक्शंस के बाद नया सेटअप आता है तो उसका बाकायदा जो है ना एक आगाज होगा, एक बड़ी सेरेमनी होगी और फिर से एक नई शुरुआत होगी। और यस्टरडे डॉन में भी आर्टिकल प्रिंट हुआ है, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में बड़ी न्यूज़ ब्रेक हुई है कि चाइना ने ये अनाउंस किया है। क्योंकि रिसेंट आपको पता है कि लास्ट वीक काफी मीटिंग्स रही हैं हम्म। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, तो उनमें यही बात हुआ है कि उन्होंने दोबारा उसको रिवाइव करना और उसकी अपग्रेडेशन पे काम शुरू किया है सी पैक। इसको मजीद अपग्रेड किया जाएगा, कुछ नई फंडिंग जो है वो आएगी, कुछ नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे, तो वो पूरे जोर शोर से ये मोटिवेशन अब दोनों तरफ से नजर आ रही है। और आने वाला जो कह लें कि 2 से 3 साल है, उसमें सी पैक का आपको जो सही इम्पैक्ट है वो नजर आना शुरू होगा थ्रू आउट द कंट्री। वो सिर्फ गवादर ही नहीं बल्कि गिलगित से लेके गवादर तक आपको पूरे पाकिस्तान में नजर आएगा। और उसी को देखते हुए, उस कॉन्फिडेंस को देखते हुए, क्योंकि हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में देखें, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, जैसा कि इंडिया में है। एक ही प्राइम मिनिस्टर आपको नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट नजर आ रही है, वो 2 टर्म पूरी कर चुकी है। साथ में बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश में वो 3 टर्म पूरी कर चुके हैं। वहां पे कंपैरेटिवली सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी जिसकी वजह से उन्होंने लास्ट 20 ईयर्स में बहुत राइज किया है। तो हमारे यहाँ भी जो गुड साइन है, क्योंकि हम क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं लेकिन पॉजिटिव चीजों को हम सर हाईलाइट नहीं करते। अब पाकिस्तान के सिनेरियो में मुझे उम्मीद कहाँ से नजर आती है कि पहली बार पिछली 3 गवर्नमेंट्स या पूरे हमारी जो नेशनल असेंबलीज है, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है, हैट्रिक की है। ये रिकॉर्ड टाइम हुआ है हमारे 75 साल में। वो के प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे बट असेंबलियों ने, पिछली तीनों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। जो अब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से हम महरूम रहे हैं, जिसका नुकसान रहा है, वो भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि राणा प्राइम साहब, मिनिस्टर यहाँ पे ऑक्सीजन माजरत मैं में आता है। आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। 3 असेंबलीज ने अपनी मुद्दत तो पूरी की है, लेकिन 3 असेंबलीज में प्राइम मिनिस्टर्स कितने आए? वो तो बार बार तब्दील होते रहे। तो वो साइन तो एक पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ तनकीद ये है कि हमारे यहाँ 6 प्राइम मिनिस्टर्स आए इस दौरान, और 3 आर्मी चीफ, बल्कि 2 आर्मी चीफ आए। तो असल बात ये है। आप ठीक कह रहे हैं सर। देखिए, हम इसको देख रहे हैं कि जमहूरियत का इर्तका हो रहा है बेसिकली। तो इर्तकाई जो प्रोसेस है, मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए नेगेटिविटी तो है बट उसके अंदर पॉजिटिविटी भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है ना। ये एक इर्तकाई मराहिल से हम गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर भी अपने 5 5 साल पूरे करेंगे। अब वो माहौल बनना शुरू हो गया है और उसका फायदा हमें यही होगा कि अपॉर्चुनिटी तो सी पैक की शक्ल में हमारे पास है। बल्कि अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि एक और सी पैक आ रहा है गल्फ की तरफ से, जिसके जो है वादे हो चुके हैं। बहुत बड़ा एक पैकेज आ रहा है बिलियंस डॉलर का। गल्फ के कोई 3 डिफरेंट कंट्रीज हैं मिल के एक बहुत बड़ा वेंचर पाकिस्तान में स्टार्ट करने जा रहे हैं।
तो हम एक सी पैक की बात करें, इसके अलावा एक और नया सी पैक आ रहा है, ये भी 2024 के मिड में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी न्यूज आएगी इंशाल्लाह। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है, और सिर्फ पाकिस्तान में इंतजार हो रहा है कि इलेक्शन हो और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो स्टेबल हो, ताकि वो इन्वायरमेंट बने, जो इन्वेस्टर्स हैं उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो। तो इंशाल्लाह मुझे आने वाले चंद महीने, लंबी इंतजार नहीं है, आने वाले चंद महीनों में आप बड़े बड़े यह ब्रेक थ्रू देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा राणा साहब, ये आपने गल्फ की बात की है, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज आपने शेयर की हमारे देखने वालों को के साथ। लेकिन अब एक मामला और भी सामने आ रहा है ना। पाकिस्तान ने दो दहशतगर्द पकड़े हैं जो कि इंडियन दो एजेंट्स के कहने के ऊपर, योगेंद्र कुमार और अशोक कुमार, उन्होंने पाकिस्तानी नेशनल्स का यहाँ पे मर्डर किया। जिनके नाम आ रहे हैं शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज साहब। और इस तरह की वो उन्होंने जो ऑपरेट किया है वो अरब ममालिक से बैठकर ही ऑपरेट किया है। इससे पहले आपको याद होगा हमारा मुस्लिम ब्रादर मुल्क है ईरान, वहां से कलबशन यादेव वहां से बैठकर नेटवर्क चला रहा था जिसे हमने पकड़ा। तो जहां से इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, लेकिन इंडिया इस तरह की कार्रवाइयां भी कर रहा है जिससे जो सिक्योरिटी खदशे आते हैं वो बढ़ते हैं। तो इसके असरात क्या पड़ सकते हैं सी पैक पर मुमकिन तौर पर? जी देखिए, इंडिया ने ये काम सबसे पहले, आपको याद होगा पिछले साल ये कनाडा में किया था, बल्कि जिस सिटी में मैं बैठा हूँ, सिटी ऑफ सरे, मुझसे ये 10 मिनट की दूरी पे, आपको याद होगा कि एक खालिस्तानी को जो है उसका मर्डर किया गया था गुरुद्वारे में। वो मुझसे 10 मिनट के फासले पे है, मेरा अक्सर जाना होता है। इसी तरह पे कुछ अमेरिका में इसी तरह की किलिंग्स हुई हैं, और वो अब जो है पाकिस्तान। हरदीप सिंह का मर्डर हुआ था जी। जी, तो अब पाकिस्तान में हुई है। तो इंडिया जो है वो अपनी एजेंसीज के जरिए इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, वो पूरी दुनिया में ही हो रहा है, और उसके खिलाफ बहुत ज्यादा बातचीत भी हो रही है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ी खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और फिर इंडियंस पे कुछ पाबंदियां भी लगाई। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो लाखों स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा आ रहे थे, अब उन पे कैप लगा दी गई है, उसको बड़ी तादाद में रिड्यूस किया गया है। जाहिर है इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। और इसी तरह अमेरिका ने भी अब उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की है कि हमारी सरजमीन क्यों इस्तेमाल हो रही है। और अब ये पाकिस्तान में हुआ है, जो पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन वो एजेंसी जाहिर है कि डायरेक्टली खुद तो नहीं करती है, लेकिन वो अपने लोग प्लांट करते हैं ना। ये जो सीन आप बात कर रहे हैं, ये दुबई से क्रिएट हुआ है, ये एक नया फिनोमेना है। इससे पहले ईरान और अफगानिस्तान इस्तेमाल होता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और अब ये दुबई से कुछ एक्टिविटी हुई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दुबई इस पे जो है वो एहतजाज करेगा, और यूएई की गवर्नमेंट जो है इसको कुछ ज्यादा फैलने नहीं देगी। और आप अगले आने वाले चंद दिनों में देख भी लेंगे, क्योंकि दुबई बजाते खुद बहुत सीरियस है पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए। कतर है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, रशिया है, ये सब लोग। लेकिन इसका जो सोल्यूशन जो है, जो हमें नजर आ रहा है, और उसके सिग्नल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ डेली बेसिस पे। जो ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है वो बड़ा अहम रोल प्ले करेगा सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि हम इसकी बार बार बात कर रहे हैं सिक्योरिटी, लेकिन उस हवाले से आप देख रहे हैं कि जो ही ये बड़ा समिट रशिया में होता है, तो उसके बाद आपको चेंज नजर आएगा सिक्योरिटी मामलात में। चाइना, रशिया और तुर्की जो है, इनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्ले करने के लिए तैयार भी हैं। क्योंकि अभी जो कन्फ्लिक्ट हुआ है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, आप देखें कि उसमें तुर्की और चाइना दोनों ने जो है बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। वो खुलकर सामने आए हैं, और उसको उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, फैलने नहीं दिया, और हमारी सफारतकारी जो रिलेशनशिप थी वो फौरन बहाल हो गए, और सब चीजें जो है दोबारा नॉर्मलाइज हो गई। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से इस साल ये जो सिक्योरिटी के मामला हैं इंशाल्लाह सेटल रहा हूँ। राणा साहब, आखिरी सवाल। हमारे गिलगित से बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जनाब बाकी तो बातें सारी ठीक हैं, लेकिन ये जो सी पैक गुजर रहा है इसका गिलगित बल्तिस्तान पे क्या असर होगा? स्पेशली ये आजकल हम नई बात सुन रहे हैं कि कश्मीर से एक नया रूट निकाला जा रहा है, उसके क्या फवायद होंगे? इस हवाले से अगर आप हमें बता सकें कुछ। सर, गिलगित बल्तिस्तान गेटवे है सीपैक का, और सीपैक इंटर ही वहीं से हो रहा है, और रूम ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में ऑलरेडी फेमस है। उसके मद्दाह मुझे पूरी दुनिया में मिलते हैं। एक बार मैं ग्रीनलैंड विजिट करने के लिए गया, तो मुझे वहाँ कुछ लोगों ने जो है ना स्पेशली मिलने के लिए आए। वो पहाड़ों पे जो है वो चढ़ने के शौकीन थे, तो वो कहते हैं कि हमारा जिंदगी का ख्वाब है कि हम कभी
हालात नॉर्मल हों और गिलगित बल्तिस्तान जाएं और वो जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटीज हैं, उनको सर करें। तो सीपेक के हवाले से ये है कि फर्स्ट थिंग देखें कि जो हमारा सुस्त बॉर्डर है जो गिलगित और चाइना के बीच में है, वो विंटर में आपको पता है कि कुछ महीनों के लिए बंद हो जाता है मौसमी असरात की वजह से। लेकिन अब सीपेक की चूंकि मेजर लेवल पे जो है बिजनेस एक्टिविटी अंडर सीपेक स्टार्ट होने जा रही है, तो अभी चाइना ने अनाउंस किया है कि उसके ऑलरेडी उसने काम शुरू किया है। तो अब वो बॉर्डर जो है वो पूरा साल जो है ओपन रहा करेगा और एक दिन के लिए भी अब बंद नहीं होगा, तो उसके इंतजाम हो रहे हैं। ठीक है, जिसके डेफिनेटली सबसे ज्यादा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो डोमेस्टिक तिजारत है, लेन देन है, वो बहुत ज्यादा है उनका, बल्कि मोस्टली लोगों का कारोबार उन्हीं मसनूआत से वाबस्ता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है इकोनॉमिकली। सेकेंड चीज, आपने जिस मोटरवे की बात की अंडर सी पैक, ये 350 किलोमीटर की एक मोटरवे बनने जा रही है, ये स्कर्दू और कश्मीर को जो है वो जोड़ देगी और फासले जो है सिमट जाएंगे। इससे जाहिर है कि जब मोटरवे बनता है तो उससे तिजारत पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है ना, चाहे वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, सामान है, उसकी तरसील है। पर इससे जो आपकी टूरिज्म है, खास तौर पे डोमेस्टिक टूरिज्म पे बड़ा फर्क पड़ता है। उसकी मैं मिसाल दूंगा कि जब से गिलगित बल्तिस्तान और जो सवात वैली में मोटरवेज कंप्लीट हुए हैं अंडर सी पैक, आप देखें कि लाखों लोग जो है वो समर में समर वेकेशंस के लिए उन एरियाज का रुख करते हैं। उसकी रीजन वो मोटरवेज हैं जो बने हैं, बल्कि ईद के दिनों में तो वो तादाद लाखों में होती है और वो मोटरवेज भी जैम हो जाते हैं, लोगों को जो है रहने के लिए रिहायशें नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती है। यानी कि लाखों की तादाद में जो हमारा ये मैं हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म ही इतना ज्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी कि वो उसका जो वॉल्यूम है वो हैंडल नहीं हो पाता समर में। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट राउंड है वो है इंटरनेशनल टूरिज्म। जो ही हालात हमारे स्टेबल होते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट थोड़ा सा बेहतर होता है, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होती है, तो आप दोबारा रिवाइवल देखेंगे। इंटरनेशनल जो टूरिज्म है, जो हमारा 60s 70s में बड़ी पीक पे था, शुमाली इलाका जाता, वो आपको दोबारा से रिवाइव होता नजर आएगा। और जो आखिरी चीज है वो जाहिर है कि रेलवे का जो निज़ाम है वो भी उस पर बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। जो इतना बड़ा ये ML1 प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, तो उसकी भी जो एक्सेस है वो ढूंढी जा रही है कि इसको भी कनेक्ट किया जाए गिलगित बल्तिस्तान के साथ। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है, असल तो लॉटरी उसकी लगी है अंडर सी पैक, उसका ऑलरेडी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है, पड़ रहा है और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि फासले सिमट रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तजारती जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो गया है। बॉर्डर आपको 12 महीने खुला मिलेगा, तो वो उनकी तो मौजें ही मौजें हैं। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है वो सी पैक का, वो साउथ पंजाब पे जो मुल्तान जोन फैसलाबाद का एरिया है, खासतौर पे इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर आपका सखर जो डिवीजन है, उस पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो बलूचिस्तान के लोग, ये खुजदार से लेकर गवादर के बीच की जो पट्टी है, इस पे जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जो सेकंड फेज है जो ही आगे बढ़ेगा सीपेक का, तो आपको एक पूरे इस एरिया में चेंज नजर आएगा। और इसके साथ साथ एक और भी मैं बात कर दूं, ये जो मोटरवे का रूट है सीपेक का, इसके साथ साथ जो नया पाकिस्तान है, नई आबादियां, नई कॉलोनियां, नए शहर, ऑलरेडी जो है कॉलोनीज बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गई हैं इसके साथ साथ। लेकिन आने वाले 10 साल में देखेंगे कि हमारी जो आबादियां हैं वो सी पैक रूट के साथ साथ आबाद होना शुरू होंगी, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल मरकज। ये कह लें कि ये पट्टी जो है पूरी गिलगित से लेकर गवादर तक, ये आपको एक बिल्कुल नया पाकिस्तान, एक बिल्कुल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नजर आएगा और बड़ी खुशहाली आपको नजर आएगी इस पूरी पट्टी में मोटरवे के साथ साथ। नाना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपके जो दोस्त और आपके जो दिलदार हैं जो कनाडा में मिलते हैं, उनको बताइए गिलगित बल्तिस्तान पुरअमन हो चुका है। काफी हद तक टेररिज्म को काबू में पा लिया गया है। कुछ इलाके हैं केपी के और बलूचिस्तान के अंदर जहाँ थोड़े बहुत मसाइल हैं, अदरवाइज ओवरऑल जो है अमन और सलामती है। तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नए सवालात के साथ हम हाजिर होंगे। नाज़रीन, आपने राना साहब की बातें सुनी। आपके अगर कोई सवालात हैं, उनके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।